गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का युक्ति आइस पर स्वागत है। आज 11 जून है, तो डेली करंट अफेयर सीरीज में हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को जो आपको के लिए यूजफुल होगा यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस के लिए। और भी जो कम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग फिल करते हैं वो उसके लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है, तो आप इसे जरूर देखिएगा। आज के टॉपिक हम लोग देखते हैं, कवर करते हैं, अंतरिक्ष में क्यों जा रहा है टार्डिग्रेड, इसे क्यों अमर कहा जाता है, इससे संबंधित कुछ फैक्ट है, उसे जरूर आप लोगों को जानना चाहिए। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2025 किस प्रकार के आंकड़े आपके सामने लाते हैं, किस प्रकार की चुनौतियां हैं, उसे भी हम लोग देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र का तीसरा महासागर सम्मेलन, तो इसमें भारत की प्रतिबद्धता क्या है और साथ ही साथ वैश्विक रूप से हम इस सम्मेलन को किस रूप से देख रहे हैं, यह सभी पक्षों को देखते हुए कुछ एमसीक्यू आप लोग के साथ हम शेयर करेंगे और साथ साथ वन क्वेश्चन आपको मेंस के भी आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप युक्ति आइस को जरूर सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी कंटेंट आपको उपलब्ध कराए जाते हैं या कुछ भी नोटिफिकेशन हो टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर किया जाता है। यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, साथ ही साथ लाइक भी कीजिए। व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं मोर अपडेट के लिए, तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हैं तो हमें जरूर फॉलो कर लीजिए। जब हम आगे बात कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर सीरीज में आपको आज से प्रीमियम फ्यूचर उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें हम लोग A4 साइज का जो पेपर कटिंग है उसमें आप लोग को उपलब्ध कराएंगे। साथ ही साथ आपको चीज़ें सारी जो वादा किया गया आज से धीरे धीरे सब चीज आप लोग को उपलब्ध कराया जाने लगेगा। तो इसके साथ ही जब हम इस नए सीरीज की बात करें जीएस रिमाइंडर का, तो इसे आप लोग जरूर देखिएगा। इसके शॉर्ट नोट्स आपको अवेलेबल कराए जाएंगे, तो आप इसे देखते हुए आगे बढ़िएगा और परीक्षा के अंतिम समय में यह बहुत ही कारगर होगा। क्रिस्प नोट्स के तौर पर यह उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि आप लोग कुछ भी आप लोग से छूटे ना, तो इस सीरीज को आप लोग जरूर सपोर्ट कीजिएगा। इसके साथ साथ जब हम आते हैं पहले टॉपिक पर, तो सबसे पहले ध्यान रखना है अंतरिक्ष में क्यों जा रहा है टारगेट, तो इसे अमर क्यों कहा जाता है, इससे संबंधित कुछ हम देखने का प्रयास करेंगे। उससे पहले शुभांशु शुक्ला जो एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर उड़ान भरने वाले तैयार हैं। आज उनका उड़ान भरा जाएगा, तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट आपको कल भी मिलेगा, तो हम उसे स्पेशली कल के उड़ान के साथ हम इसे कवर करेंगे। फिलहाल हम आज इसकी चर्चा करेंगे। देखिए, अपने प्रवास के दौरान कई प्रयोगों करेंगे, जिसमें टारगेट का प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण है कि जीवन की संभावनाओं की तलाश में जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं उसमें यह किस रूप से महत्वपूर्ण होगा। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा जो टारगेट है वो है क्या। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, वाटर बियर या मास पिगलेट के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। एक देखिए इस प्रकार का एक हम इसे बोल सकते हैं जीवित सूक्ष्म जीव है जो कहीं भी जी सकता है, कहीं भी रह सकता है, किसी भी स्थिति में अपने आप को ढाल सकता है। वो मीठे पानी हो, खारा पानी हो, समुद्री वातावरण हो, ऊंचे पहाड़ हो, गहरे समुद्र हो, गर्म झरने हो, ध्रुवीय बर्फ हो, कहीं भी यह पर क्या है सूक्ष्म जीव, जिसे हम लोग सूक्ष्म माइक्रोस्कोप से हम लोग इसे देख पाते हैं, यह जीवित रहता है। इसे 8 पैर वाला घोड़ा भी कहा जाता है। ध्यान रखिए, इसकी अद्भुत जीवित रहने की क्षमता होती है। किसी भी परिस्थिति में स्वयं को ढालकर यह अपने आप को विकसित कर लेता है। इसलिए जीवन के प्रयास में अंतरिक्षीय ज्ञान को प्राप्त करने में इस जीव की महत्वपूर्ण भूमिका सामने आ रही है, जिसका प्रयास इस मिशन के तहत किया जा रहा है। इसके पूरे जो भी डाटा इसे संग्रह होगा इस मिशन का, उसके बाद वैज्ञानिकों के द्वारा इस पर अध्ययन किया जाएगा। इससे संबंधित डाटा फैक्ट को साझा किया जाएगा सभी अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ। अब ध्यान रखिएगा, इससे सबसे पहले 1773 में जर्मन प्राणी विज्ञान जोहान अगस्टस एम्ब्रोज गोएज के द्वारा इसे खोजा गया था। और इसका नाम ध्यान रखिएगा, अर्थ इसका लेटिन में क्या होता है, धीमी गति से चलने वाला, जो इसकी सुस्त भालू जैसी हरकत को दर्शाता है। ये बहुत धीरे धीरे चलेगा, जैसे भालू चलता है धीरे धीरे ना, कभी बैठेगा, कभी सुस्ताएगा, उसके बाद दूरी अपनी तय करेगा। चलने से पहले अपने चारों तरफ देखेगा कि क्या वातावरण है, क्या खतरे हैं। तो इस प्रकार की प्रकृति ये लिए हुए रहता है। यह जीव आमतौर पर 0.3 मिलीमीटर से लेकर 0.5 मिलीमीटर लंबे होते हैं, इसलिए इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता है। हम नंगी आंखों से इसे नहीं देख पाते हैं। ये जीव पृथ्वी के हर जगह पाए जाते हैं।
जैसे काई में, लाइकेन में, मिट्टी में, पत्तियों के अवशेष में, मीठे पानी में, समुद्री वातावरण में, ऊंचे पहाड़, गहरे समुद्र, गर्म झरने, ध्रुवीय बर्फ, सभी जगह इसे जीवित पाया जाता है। ये अपने आप को स्वयं में ढाल लेते हैं। तो यह जीव आपको ध्यान में रखना है। इसकी इस मिशन के तहत जो ऑक्सीओम मिशन 4 है उसके तहत इसका प्रयोग किया जा रहा है, ताकि हम चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकें, अपने ज्ञान को और भी बेहतर कर सके। अंतरिक्ष में जीवन का जो तलाश किया जा रहा है, जीवन के रहने के वातावरण का तलाश किया जा रहा है, उसमें इसकी थोड़ा सा प्रयोग किए जाएंगे। उससे पहले एक्सियोम 4 मिशन क्या है, इसे भी आप लोग लगे हाथ जान लीजिए। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, स्पेस एक्स क्रू जो ड्रैगन एक पुनः प्रायोजित अंतरिक्ष यान है, जो अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाता है, अर्थात ले जाएगा फिर वापस ही आ जाएगा। तो यह ध्यान रखिएगा, एक्सियोम 4 मिशन AX4 जो स्पेस एक्स का जो अंतरिक्ष यान है, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है के लिए एक निजी अंतरिक्ष उड़ान भरेगा। इसमें एक्सोम एक्स अमेरिकी स्थित अंतरिक्ष अवसंरचना विकास कंपनी द्वारा संचालित किया जाता है, तथा स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान जो आपको ध्यान होगा, जो एलन मस्क से उनकी कंपनी है स्पेस एक्स, उसके उपयोग करता है यह अंतरिक्ष यान को। और शायद ध्यान रखिए, एक्सियोम मिशन 1, 2, 3 के बाद यह राष्ट्रीय जो वैज्ञानिक एवं अंतरिक्ष प्रशासन नासा के द्वारा सहयोग से चौथी उड़ान इसकी होगी। ध्यान रखिएगा, नासा के साथ यह मिलकर अंतरिक्षीय अनुसंधान को क्या करता है, सफल बनाता है। अब यह ध्यान रखिए, उद्देश्य इसका क्या है, वाणिज्यिक अंतरिक्ष पहल। एक्सियोम 4 पृथ्वी की निचली कक्षा लो ऑर्बिट लियो में क्या करता है, अंतरिक्ष पर्यटन जैसी वाणिज्यिक गतिविधियों के सक्षम करने केंद्रित करता है। तो मुझे लगे हाथ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लो ऑर्बिट अर्थ ऑर्बिट जो है वो कितने किलोमीटर के रेंज में आता है। क्योंकि इससे पहले मैंने DNA में आपको ऑर्बिट के बारे में विस्तृत चर्चा कर रखा। जो नए स्टूडेंट है वह जरूर सर्च करके आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपना आंसर लिखिएगा। देखिए इस तरीके एक्टिविटी से क्या होता है, आप एक्टिव होते हैं और चीज़ों को और एक्सप्लोर करते हैं। लियो के साथ और भी ऑर्बिट है, उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए, व्यवसाय अनुसंधान के लिए मंच के रूप में वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशनों की व्यवहार्यता को प्रदर्शित करता है यह मिशन, एक्सियोम 4 मिशन। तो इस तरीके से इसकी उपयोगिता और भी बढ़ जाती है। इस जीव के बारे में अच्छे से आप लोग जानकारी जरूर रखिएगा, ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे तो आप इसे जरूर अच्छे से सॉल्व कर पाए। इसलिए महत्वपूर्ण है। क्यों यह महत्वपूर्ण हो जाता है, टारगेट। ध्यान रखिएगा, अंतरिक्ष में इसका जो टारगेट के पुनरुत्थान, अस्तित्व और प्रजनन की जांच की जाएगी, ताकि हम यह समझ पाए कि विषम परिस्थिति में इनकी प्रकृति, जैसे हम लोग बात करते हैं CRISPR-9 तकनीक की बात करते हैं, DNA फिंगरप्रिंट की बात करते हैं, या DNA कॉन्सेप्ट में हम परिवर्तन की बात करते हैं, जिससे मन चाहे हम जीव का निर्माण कर पा रहे हैं। यह अगर भविष्य में हम बात करें 10 साल 15 साल बाद अगर ऐसी स्थिति हो जाएगी जहाँ पर हम किसी अंतरिक्ष में किसी ग्रह पर जीवित होना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो वहाँ पर इसके नेचर का अगर हम DNA कॉन्सेप्ट हम डेवलप कर लेते हैं, अर्थात कटिंग CS9 कटिंग के माध्यम से हम जीव का निर्माण कर लेते हैं, नए जीव का, तो हम वहाँ पर बेहतर हम जीवन यापन के लिए संभावनाओं को तलाश सकते हैं। तो इसी प्रक्रिया के लिए इसका अंतरिक्ष में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है। चरम प्रतिकूल स्थितियों को समझने के लिए और इनकी जीवित रहने की विधियां भविष्य में अंतरिक्ष मानवों की सुरक्षा सहायक हो सकती है। इसके अलावा यह पृथ्वी पर कैंसर उपचार के लिए बेहतर बना सकता है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है कि हम इसके साथ साथ प्रौद्योगिकी का प्रयोग हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कैंसर जैसे रोकथाम के लिए, उपचार के लिए इसका प्रयोग करेंगे। इनके जीवित रहने के तंत्र को समझने के लिए चंद्रमा और मंगल पर स्थायी पारिस्थितिक तंत्र बनाने की भी मदद मिलेगी। तो आपको पता होगा, चंद्रमा और मंगल में हम एक्सप्लोर कर रहे हैं जीवन की संभावनाओं को लेकर। हालांकि अधिक मंगल पर हो रहा है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, हम उन जो अस्थायी पारित तंत्र जो चंद्रमा और मंगल का, उसमें भेदन करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हम मानवीय बस्तियों को बसा सके। आपको पता होगा, पहले भी मैंने कभी बोला था DNA में कि ज़्यादा वक्त पृथ्वी के पास नहीं है। 100-200 साल के बाद जिस तरह के ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, एक दिन ऐसा आएगा स्थिति कि पृथ्वी पुनः अपना रिफ्रेशिंग करेगी। जैसे रिसाइकिल बीम आप लोग सुनते होंगे ना, रिसाइकिल बीम आपको कंप्यूटर में होता, उस तरीके से रिसाइकिल कर लेगी। जैसे कभी हिमयुग हुआ करता था, वैसे ही पृथ्वी करेगी। तो विनाश जरूर तय है, क्योंकि जिस प्रकार से जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़, मानवीय स्वभाव जिस तरह के परिवर्तित हो रहे हैं, लोगों की संपत्ति अर्जित करने की जो संभावनाएं है वो पर चरम पर पहुंची हुई है। पृथ्वी का दोहन अति स्थिति में कर रही। तो हम एक ऐसी पृथ्वी का हम ऐसे जीवन
संभावनाओं की तलाश कर, जहां पर पृथ्वी के अलावा भी मानवीय बसावटों को, यहाँ के जीव जंतुओं को बचाया जा सके, उनको पुनः संरक्षण कर सके। इसी प्रयास में चंद्रमा, मंगल जैसे ग्रहों पर, उपग्रह और ग्रहों पर क्या हो रहा है, इस जीवन की संभावना की जाए। तो इसमें टार्डिग्रेड एक प्राथमिक तौर पर यह सहयोगी का कार्य करेगा कि ऐसे अगर जीव अमर है तो क्या वहां भी अमर हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति अगर ऐसा होता है तो यह मील का पत्थर साबित हो सकता है। यह समझकर कि अंतरिक्ष में मानवों के सुरक्षा के सहायक अपने डीएनए की सुरक्षा और मरम्मत कैसे करता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम पृथ्वी के वातावरण से इसे बाहर लेकर जा रहे हैं, क्योंकि मान के चलिए यह पृथ्वी पर एक चक्रीय वर्षों के आधार पर अपना डीएनए पुनरुत्थान किया होगा, अर्थात डीएनए को विकसित किया होगा। आज से करोड़ों वर्ष पहले पहली स्थिति हो सकता है कुछ हुआ रहा, अलग रहा होगा, धीरे धीरे अपने क्षमताओं में वृद्धि करके इस स्थिति को प्राप्त किया होगा। तो क्या हम पृथ्वी से बाहर इस जीव को लेकर जा रहे हैं मंगल में, या हम शुक्र में हम बात कर ले, या हम बात कर ले और भी कोई ग्रह हो सकता है आने वाले समयों में, क्या वहां ले जाएंगे? तो क्या यही प्रकृति का व्यवहार यह करेगा अपने जो डीएनए के इसके गुण है? तो इसको समझने के लिए सुरक्षा कैसे करेगा उस वातावरण, क्योंकि मंगल का वातावरण अलग होगा, शुक्र का वातावरण अलग होगा, XYZ ग्रह का वातावरण अलग होगा। तो इस आधार पर हम इसकी तकनीकी जांच करेंगे। यह अगर सही हो जाता है तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अभी दौरान अंतरिक्ष यात्री को सुरक्षा के तरीके खोजे जाएंगे। विकिरण को स्तर पर पृथ्वी की तुलना में बहुत अधिक होता है, तो जैव प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों को विकसित करने का मदद मिलेगा। प्रयोग निष्कर्ष को भारत के गगनयान मिशन की योजनाओं और प्रगति को आकार दे सकता है। यह और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि जब भारतीय जा रहा है तो उसके साथ इस लीड कर रहा है इसमें चीजें, तो इस तरीके से गगनयान में उनकी उपयोगिता बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से हम चीजों को देख पा रहे, समझ पा रहे। शारीरिक संरचना इस जीव की क्या है, तो यह 8 पैर का होता है, ध्यान रखिएगा। 8 पैर का, इसे हाथी भी बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इनमें प्रत्येक के अंत में छोटे छोटे पंजे होते हैं। इनका शरीर खंडित होता है और अक्सर एक सख्त क्यूटिकल में ढका होता है। सबसे कठोर इसे बोला जाता है, कठोर इसे जीव बोला जाता है। इसकी जीवंतता का यह भी एक राज है कि इसके शरीर कठोर है, बाहरी आवरण इसे सुरक्षित करता है। ये क्षमताएं टारगेट को बनाती है अमर। कैसे कि अक्टूबर 2024 में विशेषज्ञों ने इसकी क्षमता के पीछे 3 प्रमुख तंत्रों की पहचान की। पहले, टार्डिनेट के बैक्टीरिया से आनुवंशिक सामग्री प्राप्त की, जिससे वे बेंटालेस नामक सुरक्षात्मक यौगिक का क्या किया, निर्माण किया। तो इसका नाम याद रखिएगा, बेंटालेस नामक एक सुरक्षात्मक यौगिक, जिसके माध्यम से हम इसके बारे में और भी जानकारी प्राप्त कर। दूसरा, इसके पास एक विशिष्ट जानकारी विकिरण प्रेरित अव्यवस्थित प्रोटीन है जो डीएनए मरम्मत की तेजी करता है, अर्थात यह ऑटो डीएनए को क्या करता है, मरम्मत करता है ऑटो मोड में। तो यह भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है, इसे समझिएगा। और अंत में, विशेष माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन जो होता है, जो जीवों में पाया जाता है, कोशिकीय प्रक्रियाओं को बढ़ाते हैं, विकिरण जो क्षति होता है उसकी मरम्मत करते हैं। तो यह क्या करता है, यह जीव किसी भी स्थिति में, यही इसका गुण है जो किसी भी परिस्थिति में इसे जीवित बना देता है और अमर की श्रेणी में शामिल कर देता है। इस तरीके से आप इसे जरूर समझने का प्रयास कीजिएगा। गगन यात्री शुभांशु शुक्ला के बारे में कुछ जानकारी ध्यान रखिए आप। इसरो के मानव मिशन जो अंतरिक्ष उड़ान है, मिशन गगनयान के लिए भी शॉर्टलिस्ट किया गया इनको, और इसके लिए भी एक्सियोम 4 मिशन के लिए भी। तो ध्यान रखिएगा, गगनयान को 2027 में लॉन्च किया जाएगा। हालांकि 3 बार समय परिवर्तित किया गया, कुछ तकनीकी कारणों से, कुछ अन्य कारणों से। तो ध्यान रखिएगा 27 तक इसे लॉन्च होने की संभावना, डेट फिक्स नहीं है, पर 27 के अंत तक हो सकता है, मिड तक कभी भी इसे लॉन्च किया जा सकता है। गगनयान अंतरिक्ष जो अभियान है, ध्यान रखिए, पृथ्वी के 400 किलोमीटर की स्थित निचली कक्षा अर्थात लियो ऑर्बिट में काम करे। वहां जाकर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा, पृथ्वी की सुरक्षित वापसी लाया जाएगा और हम अनुसंधान प्रक्रिया को कर पाएंगे। इनकी इस यात्रा के अंतरिक्ष उड़ान संचालन आपातकालीन तैयारियों के लिए व्यवहारिक अनुभव मिलेगा और भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षा जो है उसकी आवश्यकता की भी पूर्ति करेगा। इसरो एक्सियोम 4 मिशन पर 550 करोड़ रुपये खर्च कर रहा है, ध्यान रखिएगा, ताकि भारत के जो अंतरिक्ष
अंतरिक्ष जो व्यक्ति हैं जो आपको क्या करे, एस्ट्रोनॉट जाके अपनी क्षमता का विकास कर पाए, भाई इसरो इससे कुछ मिशन से सीख भी पाए। तो इस सेवा दे चुकी विज्ञानी नंबी नारायण के द्वारा उनका कहना है कि यह मिशन गगनयान परियोजनाओं को प्रस्तावना है। ध्यान रखिए, आपसे प्रश्न यह भी पूछ सकता है कौन सा मिशन गगनयान परियोजना का प्रस्तावना माना गया। तो एक्सियोम 4 मिशन, इसे नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। जो क्या करेगा, ये मिशन के जरिए हमें इस तरह की स्थितियों से निपटने के तरीका सीखने में सफलता प्राप्त हो सकती है, यह भी फैक्ट याद रखिएगा। एक्सियोम मिशन जो 4 है वो ग्रुप कैप्टन गगनयान यात्री शुभांशु शुक्ला भारतीय समयानुसार आज बुधवार शाम जो है, आज शाम 5:30 बजे 3 सहयात्री जो अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अंतरिक्ष जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है ISS उसके सफर पर रवाना होंगे। भारत के स्वदेशी अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए चुने गए शुभांशु ISS की उड़ान भरने वाले पहले भारतीय होंगे। वह अंतरिक्ष में, ध्यान रखिए, स्वदेशी अंतरिक्ष मिशन गगनयान से जुड़े व्यक्ति, ध्यान रखिएगा। और दूसरे भारतीय होंगे उससे पहले राकेश शर्मा 1984 में सोवियत संघ के सोयूज अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष स्टेशन सैल्यूट 7 पर गए थे, यह भी आपको याद रखना। उससे पहले आपको राकेश शर्मा भारत की भूमि, हालांकि ध्यान रखिएगा आपको भारतीय मूल के 2 और भी लोग, कल्पना चावला और आपको जो अभी हाल ही में जो आपको याद रखना है, ये सब चीज़ें अपडेट आपको पता पहले से होनी चाहिए। आपको ध्यान रखना है, कुछ अपडेट साथ में लेकर चल रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न है क्रू ड्रैगन क्या है? एक उपग्रह प्रक्षेपण यान है, एक पुनः प्रयोजित कार्गो अंतरिक्ष यान है, एक मानव रहित अंतरिक्ष यान है, एक पुनः मानव युक्त अंतरिक्ष यान है। तो प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, समझने का प्रयास करते हुए आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में। आज आपको A4 शीट में हम चीज़ें उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे, चीज़ों को धीरे धीरे शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है। चलिए आगे बात करेंगे। एक्सियोम X जो स्पेस द्वारा संचालित एक्सियोम 4 मिशन प्राथमिक उद्देश्य क्या था? डायरेक्ट हम बोले एक्सियोम 4 मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या? पहला, मंगल ग्रह पर मानव उपस्थिति को स्थापित करना, पृथ्वी की निचली कक्षा में वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, चंद्रमा पर अंतरिक्ष स्टेशन को बनाना, भारत अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग का परीक्षण करना। किस प्रकार का उद्देश्य है? तो कमेंट सेक्शन में उत्तर बताइएगा। बहुत ही अच्छे से चीज़ों को कवर किया गया है, तो आप प्रश्न को जरूर सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। दूसरे टॉपिक पर आते हैं, विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2025। देखिए यह इसलिए भी जरूरी है ना कि भारत से जुड़ा हुआ मामला है। संयुक्त राष्ट्र की एक नई जनसंख्यिकी रिपोर्ट आया है। भारत की जनसंख्या 2025 में ये 1.45 अरब पहुंचने की अनुमान है। अभी हाल ही में मैंने कुछ दिन पहले 1.45 अरब का एक स्टेटस लगाया था, याद है आप लोगों को? जो बच्चे मेरे हैं, स्टूडेंट हैं, वो जानते होंगे। मैंने स्टेटस लगाया था तो कुछ बच्चों का कमेंट आया था, सर अभी जनसंख्या इतनी नहीं बढ़ी है। तो मैंने बोला था वेट एंड वॉच करो, उनको कमेंट किया था वेट एंड वॉच करो, रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी, उससे भी कहीं ज़्यादा का आंकड़ा मिलेगा आपको। तो देखिए 1.46 अरब पहुंच गया है। और जो दुनिया में सर्वाधिक होगी, जो 25 के अंत तक हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। 68% देश की आबादी क्या है? कामकाजी है। इस रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि भारत में प्रजनन दर घटकर प्रति महिला 1.9 जन्म रह गई है, जो पिछले 2.1 था। अर्थात एक महिला अपने जीवन काल में 2.1 अर्थात अप्रोक्स 3 बच्चे को जन्म देती है। अभी 1.9 अर्थात 2 बच्चे के आसपास से, ध्यान रखिएगा, प्रजनन दर अब देश में। तो ये आंकड़े याद रखना। द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस शीर्षक वाली UNFPA अर्थात विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2025 घटती प्रजनन क्षमताओं से चिंतित होने के बजाय उन प्रजनन लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने पर बल देती है जिन्हें अभी तक हासिल नहीं किया है। तो यह फैक्ट थोड़ा सा याद रखिए, जनसंख्या तो घट रही, प्रजनन दर तो घट रही है, पर लक्ष्य हमारे कुछ और है। तो उस पर फोकस करने का बात UNFPA कर रहा है। तो इस तरीके से याद रखना है इस कॉन्सेप्ट को, थोड़ा सा इस न्यूज़ को। अब ध्यान रखिए रिपोर्ट क्या दर्शाता है। रिपोर्ट यह बोल रहा है ना कि लाखों लोग अपने वास्तविक प्रजनन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। हाल ही में चीन में आपको देखे होंगे, जापान में देखे होंगे, इस तरीके के आपको न्यूज़ सुनने को मिलेगा। कुछ जो यूरोपियन यूनियन के देश है जहां प्रजनन दर कम हो गया, स्थिर हो गया है, क्या कर रहे हैं, वहां पर लोगों को ऑफर दिया जा रहा है कि आप प्रजनन दर बढ़ाइए। भारत में भी ऐसी स्थिति है। हालांकि अभी भारत में प्रजनन दर जो शून्य या हम बोले स्थिर होने की स्थिति में
अभी समय है, 2040 के आसपास आएगा। फिलहाल ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। रिपोर्ट में कम जनसंख्या या अधिक जनसंख्या के बजाय वास्तविक संकट यही है कि इसका उत्तर बेहतर प्रजनन क्षमता में निहित है, अर्थात किसी भी व्यक्ति के संभोग, गर्भ निरोधक और परिवार शुरू करने के बारे में निर्णय लेने की क्षमता से जुड़ा हुआ माना गया। यह बहुत बेहतर है कि हम प्रजनन दर जो कम किए किस स्तर पर जाकर किए, संभोग की स्थिति को कंट्रोल किए, गर्भ निरोधक को जो गर्भ निरोधक की गोलियां होती हैं या उसके लिए कुछ और भी उपकरण है, उसका तकनीक का प्रयोग कर परिवार शुरू करने के निर्णय कब होने चाहिए, किस स्थिति में होनी चाहिए, तो इसके जुड़े मामले को यहाँ पर ध्यान में फोकस किया गया है कि हम यह केवल महिला को केवल बच्चे पैदा करने का मशीन नहीं समझ रहे हैं, हम उनके निर्णय को क्या कर रहे हैं, स्थिति दे रहे हैं, स्थान दे रहे हैं। यह फैक्ट आपको याद रखना है। रिपोर्ट में जनसंख्या संरचना, प्रजनन क्षमता, जीवन प्रत्याशा में महत्वपूर्ण बदलावों का भी उल्लेख किया है और जो एक बड़े जनसंख्या परिवर्तन का संकेत है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत में प्रजनन दर घट कर प्रति महिला क्या 1.9 जन्म रह गई है। इस तरीके से याद रखिएगा। हाल ही में आपको कुछ भारत के भी आंकड़े हैं, जैसे बिहार में जो लिंगानुपात है घट गया है। तो इस प्रकार के आंकड़े हैं, तो मैं अलग से एक वीडियो उस पर बनाऊंगा ताकि आप लोगों को उसका लाभ हो। अब संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष क्या होता है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड क्या होता है, तो ध्यान रखिए यह संयुक्त राष्ट्र की यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी के तौर पर काम करता है। वर्ष 1967 में ट्रस्ट फंड के रूप में स्थापित किया गया। इसका परिचालन 169 से शुरू हुआ। वर्ष 1987 से आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के नाम से जाना गया और उसी समय से यह अभी नामकरण उसका है। हालांकि इसका नाम UNFPA अर्थात जनसंख्या गतिरोध के लिए संयुक्त गतिविधियों के लिए संयुक्त राष्ट्र कोष भी बरकरार रखा गया, अर्थात UNFPA इसका नाम रखा गया। UNFPA जनादेश ध्यान रखिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद द्वारा स्थापित किया गया, अर्थात इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल ECOSOC के द्वारा आपको संचालित किया जाता है, स्थापित किया जाता है, उसके द्वारा कोऑर्डिनेट किया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक सहायक अंग के तौर पर भी काम करता है। UNFPA पूरी तरह से अनुदान देने वाली सरकारों, अंतर सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्रों साथ संस्थानों के साथ या व्यक्तिगत स्वैच्छिक योगदान द्वारा समर्पित है, न कि संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट के द्वारा। तो यह फैक्ट आपको याद रखना है, यह संयुक्त राष्ट्र को बजट नहीं देता, यह विभिन्न एजेंसियों के द्वारा, विभिन्न सरकारी NGOs के द्वारा, व्यक्तिगत स्वैच्छिक अनुदान के तौर पर इसकी संस्था, निजी संगठन भी इसको सहयोग करते। तो यह अपने संयुक्त राष्ट्र के इतर जाकर अपने फंडिंग का क्या करता है, व्यवस्था करता है। अब ध्यान रखिएगा UNFPA प्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य और सतत विकास लक्ष्य जो हमारा 3 है, SDG 3 है, पर शिक्षा पर S जो 4 है हमारा है, और लिंग समानता S5 से संबंध कार्य करता है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष SDG के कौन कौन से लक्ष्य को पूरा करने के लिए कार्य कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा 3, 4, 5 याद रखना है, SDG 3, SDG 4, SDG 5। तो ये सब फैक्ट थोड़ा सा याद रखना है ताकि आप एग्जाम में कवर कर पाए। इस रिपोर्ट के अर्थ के आधार पर ध्यान रखिएगा क्या बोला गया है कि औसतन भारतीय महिला एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जनसंख्या का आकार बनाए रखने के लिए आवश्यक संख्या से कम बच्चे पैदा कर रही है। इस जन्म दर के कमी के बावजूद भारत में युवा जनसंख्या अब भी महत्वपूर्ण बनी हुई है, जिसमें 0 से 14 वर्ष की उम्र में 24%, 10 से 19 वर्ष का 17% और 10 से 24 वर्ष की उम्र वर्ग में 26% युवा है। तो आपको आंकड़े याद रखने हैं कि 0 से लेकर अगर हम बात करें 24 वर्ष तक तो कुल कितने प्रतिशत युवा है। तो आपको यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, तो वर्गीकरण करके भी पूछ सकता है, 0 से 14 में कितने हैं, 10 से 19 में कितने प्रतिशत, 10 से 24 में कितने प्रतिशत युवा वर्ग हैं। तो इस तरीके से फैक्ट को थोड़ा सा याद रखना, इसे माइक्रो नोट्स के तौर पर जरूर लिख लीजिएगा, आगे काम देगा। देश की 68% जनसंख्या कामकाजी, जिसमें हम 65 से 15 से 64 वर्ष के वर्ग आयु की बात करते हैं। पर्याप्त रोजगार है, नीतिगत समर्थन के साथ संभावित जनसंख्या लाभांश प्रदान कर रहा है। तो आपसे प्रश्न बार बार मेंस में पूछा जाता है, जनसंख्या लाभांश में जनसंख्या का क्या योगदान होता है। आपको याद हो मेंस में ये सब प्रश्न, इससे जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आंकड़ों का संग्रह आप लोग जरूर कर लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में भारत के मध्यम आय वाले देशों के समूह में रखा गया, तो आपसे यहां भी प्रश्न पूछा जा सकता है पीटी फैक्ट के तौर पर। जो तेजी से जनसंख्या परिवर्तन के गुजर रहा है, जहां जनसंख्या दुगनी होने में अब 79 वर्ष समय लगने का अनुमान, अर्थात भारत की जो अभी वर्तमान जनसंख्या वो दुगनी कितने वर्षों में हो जाएगी, मात्र 79 वर्ष, अर्थात 79 लगभग 80 वर्षों के आसपास में आपको यह जनसंख्या क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी जो वर्तमान जनसंख्या। तो यह
आपको याद रखना है। भारत प्रतिनिधि अर्थात इस संस्था की बात करें हम, इस संस्था में भारत प्रतिनिधि जो है, भारत के प्रतिनिधि सॉरी जो UNFPA जो भारतीय भारतीय इसका नाम रखा गया है, एक संस्था इसकी उप संस्था रहती है, हर रीजन पर एक संस्था का निर्माण किया जाता है। तो भारत के प्रतिनिधि जो इसमें है इंडिया एम बोगरे, ध्यान रखिएगा, भारत में प्रजनन दर कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। तो यह भी फैक्ट आपको याद रखना है कि भारत के जो जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रम उसकी प्रशंसा भी की गई। 1970 में प्रति महिला लगभग 5 बच्चों को लेकर आज लगभग 2 बच्चों तक, जिसका श्रेय बेहतर शिक्षा, प्रजनन, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच तक जाता है। अर्थात जो सरकारों ने विभिन्न समय अंतराल में सरकारों ने जो कार्य किया है उसकी बात इस रिपोर्ट में भी देखने को मिली है। साथ ही साथ याद रखिए पुरुषों की औसत जीवन प्रतिष्ठा कितना 71 और महिलाओं का 74 रहने का अनुमान इस रिपोर्ट में बताया गया। तो यह भी फैक्ट आपको याद रखना है। वृद्ध जनसंख्या 65 वर्ष और उससे अधिक वर्तमान में 7% है, जो अपने दशकों में जीवन प्रतिष्ठा सुधार साथ बढ़ने की उम्मीद है। वहीं 2025 तक जब जन्म के समय जीवन प्रतिष्ठा पुरुषों में 71 वर्ष और महिलाओं में 74 वर्ष होने का अनुमान है। यह फैक्ट आपको इस रिपोर्ट में बताया गया। तो आपको जीवन प्रतिष्ठा ध्यान में रखना है। तो जीवन प्रतिष्ठा क्या होता है? जीवन प्रतिष्ठा का समान अर्थ यही जाने किसी भी निश्चित उम्र के व्यक्ति के जीने की उम्मीद की जाने वाली औसत वर्षों की संख्या का अनुमान, अर्थात वो कितने वर्षों तो औसत जी सकता है, यह फैक्ट है। यह एक व्यक्ति की औसत जीवन काल का अनुमान है, जहां जीवन प्रतिष्ठा एक देश के स्वास्थ्य स्थिति और जीवन स्तर के महत्वपूर्ण संकेतक के तौर पर काम करता है। भारत में जीवन प्रतिष्ठा 1947 में 32 वर्ष से बढ़कर वर्तमान में 66.8 वर्ष आपको बताई गई, पर इस आंकड़े में बढ़कर कितना 71 हो गया। तो वही जनगणना की बात करें तो यहाँ पर 69% पुरुषों में और महिलाओं में 72 है। जो इस रिपोर्ट में अब 25 तक बात, क्योंकि अभी जनगणना आएगा, चालू हो रहा है जनगणना आपको अगले वर्ष से, तो ध्यान रखिएगा उसमें इससे संबंधित नवीनतम आंकड़े आएंगे, तो सुखद आंकड़े आएंगे। ध्यान रखिएगा जब इस रिपोर्ट में, जो यूएन के रिपोर्ट में अगर बातें की जा रही है, पुरुषों का जीवन प्रतिष्ठा 71 है, महिलाओं का 74 है, तो इस पिछले जो जनगणना है उसके आधार पर सुधार देखने को मिलेगा। भारत जीवन प्रतिष्ठा विश्व में 177वें स्थान पर है। यह थोड़ा सा चिंतित करने वाली विषय, हालांकि जनसंख्या इतनी हमारे देश में है तो इसके अनुपात के औसत अनुपात के तौर पर हम इस रैंकिंग को देखते हैं। अब ध्यान रखिएगा यूएन की इस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत की जनसंख्या 1.4639 करोड़ है। आने वाले दशकों में ये आंकड़े लगभग 1.70 अरब हो जाएगा। फिर यह लगभग 40 साल बाद गिरावट शुरू होगी, अर्थात जब हम जब प्रजनन दर में स्थिरता प्राप्त करेंगे तो लगभग 40 वर्षों बाद यह गिरावट फिर से होगी, ताकि हम जो आंकड़े हैं उसको पुनर्जीवित कर पाए, फिर से देख पाए। ये सब चीजें याद रखिएगा। क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या प्रश्न है कि यह संयुक्त राष्ट्र का एक प्रमुख यौन प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी, क्या यह सही है? यह संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट का वित्त पोषित करता है, क्या यह सही कथन है? UNFPA जनादेश इको जो SOC है वो द्वारा स्थापित किया जाता है, ख्यात जो इकोनॉमिकल संस्था है एजेंसी उससे प्राप्त करता है, स्थापित करता है। तीनों में कौन कथन सही है? उपयुक्त कूट का चयन कीजिए। तो ध्यान रखिएगा केवल 1 2, केवल 1 3, 2 3, 1 2 3 सही उत्तर आप देने का प्रयास कीजिएगा। अच्छे से वीडियो जाकर देखिएगा, वहां मिल जाएगा आपको। चौथा प्रश्न है, UNFPA रिपोर्ट द रियल फैसिलिटी क्राइसिस में ध्यान रखिएगा किस बात पर बल दिया गया? इस रिपोर्ट में किस बात पर बल दिया? प्रजनन दर को अनिवार्य रूप से नियंत्रित करने की नीति लागू की जाए, गिरती प्रजनन दर पर चिंता व्यक्त करते हुए जनसंख्या नियंत्रण किया जाए, अब तक अधूरी रह गई प्रजनन से जुड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने पर ध्यान दिया जाए, केवल बुजुर्ग जनसंख्या कल्याण पर ध्यान दिया जाए। तो इस रिपोर्ट में किस बात की चर्चा है? पूरे रिपोर्ट में आपको पढ़ने के बाद समझ में आएगा कोई एक ऑप्शन ऐसा है जिस पर यह रिपोर्ट क्या करता है, चर्चा करता है। तो आपको जरूर ध्यान में रखना है, कमेंट सेक्शन में उत्तर बताइएगा। चलिए आगे बात करेंगे। स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 किस संस्था द्वारा जारी किया गया? ये बहुत इजी प्रश्न आपको आज दिख रहा होगा, पर यही जब रिपोर्ट से संबंधित प्रश्न आपको बाद में 2-3 महीने बाद एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपको समस्या हो जाएगी। तो सही उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट आज का टॉपिक जो मेंस का आप लोग आंसर राइटिंग कर सकते हैं। एक बच्चे ने लिख के अपने ग्रुप में भेजा था, DNA बॉय में, तो आप लोग सभी लिखने का प्रयास, अभी समय है, बीपीएससी का एग्जाम होना लेट है, मेंस भी आपको यूपीएससी का मेंस होने भी समय है, तो आप इसके लिए प्रयास कीजिए। तो इसके लिए क्या, भारत की बढ़ती जनसंख्या कई चिंताओं
के साथ कई संभावनाओं को भी जन्म देता है, उन सभी पक्षों को रेखांकित करें। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको जरूर एनालिटिकल व्यू आपको डेवलप करने में मदद करेगा, तो आप इसे जरूर आप लोग आंसर लिखिए। साथ ही साथ तीसरा जो टॉपिक है आज का, संयुक्त राष्ट्र का तीसरा महासागर सम्मेलन। देखिए इसे स्टार श्रेणी में रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपको पीटी फैक्ट के तौर पर या तो यूपीएससी में या पीसीएस में कहीं भी दिख सकता है, तो इसे जरूर कवर कीजिएगा। भारत ने 10 जून 2025 को कहा कि महासागर भारतीयों की जीवन रेखा है। यह कौन बोल रहे हैं 10 जून को? ध्यान रखिएगा, जो हमारे केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा इस मंच के माध्यम से कहा गया, जहां पर फ्रांस के निस में, ध्यान रखिए फ्रांस के निस में संयुक्त राष्ट्र का तीसरा महासागर सम्मेलन हो रहा है। तो इसमें भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह, उनके द्वारा ये बात की गई है कि महासागर भारतीयों की जीवन रेखा है। अब यह यहाँ से देखिए ऐसे के भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं ऐसे के लिए, तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रहे, एक्टिव मोड में महासागर भारतीयों की जीवन रेखा है, तो इससे संबंधित कुछ टैग लाइन ऐड करके प्रश्न बनाए जा सकते हैं। भारत ने पहले ही हाई सीज पर हस्ताक्षर किए हैं, अर्थात संयुक्त राष्ट्र में एक उच्च सागर संधि हाई सी ट्रीटी की बात चल रही है, जो पिछले वर्ष आपको बेल्जियम में हुए कार्यक्रम में क्या किया गया था, पुनर्स्थापित किया गया था। तो यह कदम समुद्री जैव विविधता का संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो यह उच्च सागर संधि क्या है? तो ध्यान रखें UNOC3 अर्थात संयुक्त राष्ट्र के तीसरे महासागर सम्मेलन में इसकी चर्चा हो रही है। यह संधि अंतर्राष्ट्रीय जल में समुद्री जैव विविधता संरक्षण सतत उपयोग के लिए एक वैश्विक समझौते के तौर पर देखा जाता है। राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैविक विविधता ब्लू लीडर्स उच्च स्तरीय कार्यक्रम बेल्जियम में आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रों के राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता के, जिसमें BBNJ का नाम संधि हम इसे बोलते हैं, अनुमोदित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिसका उद्देश्य उच्च समुद्र का प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक मछली पकड़ने से बचाना, अर्थात जो डीप ओशन है उसको क्या करना, उसको बचा के रखना है इस प्रकार की गतिविधियों से, ताकि समुद्र की जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको बना के रखे, विविधता को बना कर रखा जा सके, उसके लिए सरकार सभी काम कर सके। अब ध्यान रखिए उस सागर संधि जो है उससे संबंधित कुछ अपडेट इस सम्मेलन में हुआ, यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस निस फ्रांस 2025 में। इसका थीम जरूर याद रखिएगा आप लोग, थीम से प्रश्न पूछे जाते हैं। यह संधि अंतर्राष्ट्रीय जल में जैव विविधता संरक्षण और सतत उपयोग के लिए वैश्विक समझौता है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय जल में खुला समुद्र की बात कहा गया। वैसे जलीय क्षेत्र होते हैं जहां किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र नहीं आ सकते हैं, अर्थात डीप ओशन हम लोग बोलते हैं। देखिए ओशन लेवल ये है, ओशन के अलग अलग लेयर होते हैं। जब हम इसके डीप ओशन में आते हैं, अर्थात हम कहाँ तक संसाधनों का दोहन कर सकते हैं, समुद्री संसाधनों का दोहन कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकते हैं। इस स्थिति में जब हम आते हैं डीप ओशन में, जहां पर हम कुछ नहीं कर सकते, इसी पारितंत्र पर जहां पर जलीय जीव जो पृथ्वी पर पृथ्वी के स्थलीय जो क्षेत्र में जो जीव जंतु है ना, उससे कई लाख गुना यहाँ पर जीव हमारा संबद्धता है, अर्थात यहाँ पर पारितंत्र है, जैव पारितंत्र है। तो इसको सुरक्षित रखने के लिए, ताकि जलीय समुद्र को बेहतर बनाया जाए, उसके इकोसिस्टम को बेहतर रखा जा सके। जून 2023 में अपनाई गई यह संधि तब लागू होगी जब कम से कम 60 देशों के द्वारा इसे अनुमोदित किया जाएगा। तो अभी तक 49 देशों के द्वारा अनुमोदित कर दिया गया, ध्यान रखिएगा, और भी संख्या कम हो रही, धीरे धीरे ये से अनुमोदन मिल जाएगा। सभी अपने अपने राष्ट्र के अपने अपने कंसर्न होते हैं, जिसको सुलझाते हुए सभी लोग इस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, अनुमोदन कर रहे हैं। भारत के पिछले वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा बैठक के दौरान संधि पर हस्ताक्षर किए थे। 10 जून 2025 को जो संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का पहला दिन था, 18 और देशों ने इस संधि का अनुमोदित किया, जिससे कुल अनुमोदनों की संख्या 49 हो गई। तो कुल 60 देशों की आवश्यकता इस जो डीप खुला समुद्र हम बात कर रहे हैं हाई सी ट्रीटी का, वो क्या होगा, वो लागू होगा तभी जब 60 देशों के द्वारा अनुमोदन कर दिया जाएगा। तो इस पर चर्चा हो रही। अब महासागर संरक्षण में भारत की भूमिका क्या है? तो ध्यान रखिएगा, महासागर में भारत ने महासागर संरक्षण के लिए कई कदम उठाए, जिसमें समुद्री प्रदूषण, विशेष रूप से प्लास्टिक प्रदूषण, वैश्विक चुनौतियां बनी, उसके समाधान के लिए स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान चलाया भारत सरकार के द्वारा, और 2022 तक 50,000 टन से अधिक प्लास्टिक कचरे का निस्तारण किया है। तो ध्यान रखिएगा, इस मिशन से नए अपडेट आएंगे, आंकड़े आएंगे तो मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल आपको इस आंकड़े के साथ चलिएगा। भारत स्वच्छ और जो स्वस्थ महासागर सुनिश्चित करने के लिए कई राजनीतिक पहलों का प्रस्ताव रखा, जिसमें समुद्री अनुसंधान, महासागर नीतियां, विज्ञानी आधारित समाधानों से आगे बढ़ाने की शामिल किया गया, ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जा सके, इकोसिस्टम को बनाए गए अन्य महत्वपूर्ण तंत्रों को विकसित किया जा सके। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान क्या है? क्लीन सी, सेफ सी,
अभियान क्या है? तो महासागरों और स्वास्थ्य सुधार के लिए एक सामूहिक नागरिक नेतृत्व वाला अभियान, अर्थात जवाबदेहिता तय करता है सार्वजनिक और निजी संस्थाओं के साथ, व्यक्ति या व्यक्ति समूहों के साथ। अब ध्यान रखिएगा, भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा इसे शुरू किया गया। तो आपसे यहाँ फैक्ट के तौर पर पूछा जाता है, यह अभियान समुद्री प्रदूषणों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, तटीय क्षेत्रों में संरक्षण बढ़ाने के लिए चलाया गया अभियान था। तो इस तरीके से फैक्ट आपको याद रखना है। कुछ प्रश्न है जिसे आप लोग जरूर अभ्यास कीजिएगा। प्रश्न यह है, निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय क्षेत्र UNOC3 सम्मेलन का प्रमुख एजेंडे में शामिल नहीं है? पहला, गवर्नमेंट हाई सी ट्रीटी का क्रियान्वयन, ब्लू इकोनॉमी के लिए वित्त पोषण, महासागर अनुसंधान और वैज्ञानिक ज्ञान साझा करना, एकल राष्ट्र महासागरीय सुरक्षा बल की स्थापना करना। यह कौन शामिल नहीं है एजेंडे के तौर पर? तो आप इसे जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। 7वां नंबर, नाइस महासागर सम्मेलन UNOC3 का अभिसरण में नाइस निस जो आपको नाइस को तौर पर हम जिसे बोलते हैं ओशन एक्शन प्लान क्या है? अर्थात इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं? तो एक बाध्य अंतर्राष्ट्रीय संधि कर रहे हैं, केवल यूरोपीय देशों की घोषणा पत्र है, राजनीतिक घोषणा स्वैच्छिक प्रतिबद्धताओं का रूपरेखा है, महासागर रक्षा सेतु सैन्य गठबंधन है। तो क्या है यह अभिसरण, क्या है UNOC3 का? तो यह भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है, तो इसे जरूर सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। देखिए हमारा इसके साथ साथ उत्थान सीरीज भी चल रहा है, होमवर्क सीरीज सभी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। जो बच्चे BPSC में सेलेक्ट होना चाहते हैं, एक टारगेटेड प्लान के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, समय के साथ सारी चीजें रिवाइज करना चाहते हैं, तो आप लोग इस बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए। बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे रखा गया है, जितनी मेहनत की जाती है, जितना चीजें आप लोग अवेलेबल कराई जा रही है, वो आपको इसमें बहुत ही कम है। तो आप इसे जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसमें हम लोग प्रिंटेबल एसिड अप्रोच आपको देते, टारगेटेड अप्रोच होता है, मिनिमम एफर्ट मैक्सिमम आउटपुट की बात करें, करंट अफेयर्स स्पेशल क्लासेस इसमें की जाएगी, कम से कम 3500 क्वेश्चन का रिवीजन कराया जाएगा, रिवाइज रिवीजन, जिसमें घटना चक्र BPSC PYQ भी साथ में होंगे। तो आप इसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। 9 तारीख से स्टार्ट हुआ, आज चौथा डे है, तो आप इसे जरूर कवर करें, ठीक है ना? तो जो लोग इच्छुक हैं तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। दिए गए नंबर से बात कीजिए, कांटेक्ट कीजिए। चलिए, इसी साथ प्रवाह प्रीलिम सीरीज भी चल रहा है, तो जो बच्चे केवल टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो वो भी शामिल हो सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं दिए गए नंबर के आधार पर। नंबर आपको नीचे हर जगह स्लाइड में आपको उपलब्ध कराया गया, तो आप उसे देख कर कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर मुझे देखने के लिए, सुनने के लिए, युक्ति को सपोर्ट के लिए धन्यवाद। जय